मूवी की कहानी एक छोटे से गांव मदनपल्ली से शुरू होती है। वहां एक लड़की है जिसका नाम वैष्णवी है। एक दिन उसका कुत्ता भागने लगता है और वैष्णवी उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। वह देखती है कि उसका कुत्ता एक बोर्डर में चला जाता है। वहां नाडो नाम का एक आदमी अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वैष्णवी का कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे नाडो गुस्सा होकर उसे मार देता है। यह देखकर वैष्णवी बहुत दुखी होती है और अपने दादा कृष्णमूर्ति को सब कुछ बताती है। कृष्णमूर्ति ने अपना चाय का बागान नायडू नाम के एक नेता को लीज पर दिया, लेकिन नायडू का भाई वहां जानवरों की तस्करी कर रहा था। जब कृष्णमूर्ति को यह पता चलता है तो वह पुलिस में शिकायत करता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि नायडू बहुत खतरनाक है, लेकिन कृष्णमूर्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और अपनी शिकायत दर्ज कराता है। जब नायडू को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होता है और सोचता है कि वह कृष्णमूर्ति को सबक सिखाएगा। पहले वह अपने भाई को सुरक्षित जगह पर भेज देता है ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। फिर वह कृष्णमूर्ति के स्कूल जाता है और उसे धमकाता है कि वह अपनी शिकायत वापस ले ले, लेकिन कृष्णमूर्ति कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। एक दिन जब कृष्णमूर्ति अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है, तब नायडू के लोग उन पर हमला करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली तो अगली बार वे वैष्णवी को मार देंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति डरता नहीं और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। कृष्णमूर्ति ठान लेता है कि वह नायडू को सजा दिलाएगा। फिर हम देखते हैं कि कृष्णमूर्ति का एक दोस्त सरवण अपनी मां को फोन करता है और बताता है कि वैष्णवी की जान खतरे में है। वह कहता है कि यह बात महाराजा को बतानी चाहिए। फिर हमें महाराजा नाम के एक आदमी का दिखाया जाता है जो जेल में था और पुलिस उसे तिहाड़ जेल ले जा रही थी। वह बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उन पर हमला कर सकता है। तभी कुछ लोग आते हैं और पुलिस पर हमला करते हैं। पुलिस को लगता है कि ये लोग महाराजा को मारने आए हैं, लेकिन असल में वे महाराजा को बचाने आए थे। वे उसे बताते हैं कि वैष्णवी की जान खतरे में है। यह सुनकर महाराजा तुरंत वैष्णवी के घर पहुंचता है और वहां ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। वहीं वैष्णवी की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक पुलिस ऑफिसर को रखा था जिसका नाम उर्वशी है। जब उर्वशी पहली बार नाना जी को देखती है तो उसकी बातें सुनकर वह बहुत प्रभावित होती है। फिर हम वैष्णवी को देखते हैं जिसे देखकर नाना जी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि उनके बीच कोई खास रिश्ता है। वैष्णवी भी नाना जी को पसंद करती है और उन्हें ड्राइवर रख लेती है। इसके बाद नाना जी वैष्णवी का बहुत ख्याल रखने लगते हैं। फिर हम नायडू के भाई को देखते हैं जो छुपा हुआ था। तभी नाना जी वहां पहुंचते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब यह बात एमएलए नायडू को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने भाई से कहता है कि उसे सरेंडर नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका भाई बताता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह आदमी उसे मार देता। यह सुनकर नायडू चौंक जाता है और सोचता है कि वह आदमी कौन हो सकता है। नायडू के भाई पर खतरा मंडराता है। तभी नायडू को छोटे ठाकुर का फोन आता है जिससे वह बहुत डर जाता है। हमें पता चलता है कि कृष्णमूर्ति ने नायडू को जो बागान लीज पर दिया था वहां नायडू कोकेन उगा रहा था। छोटे ठाकुर कोकेन का माल चाहता था, लेकिन नायडू के भाई का अवैध काम पकड़ा गया था, इसलिए पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया था। छोटे ठाकुर नायडू को 2 दिन का समय देता है कि अगर उसने माल की डिलीवरी नहीं की तो वह उसे मार देगा। यह सुनकर नायडू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वह वैष्णवी को फिर से किडनैप कर लेता है। जब नाना जी ये देखते हैं तो वह वैष्णवी को बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं और नायडू के लोगों को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। उर्वशी, जो यह सब देख रही थी, नाना जी से बहुत प्रभावित होती है। इसके बाद नाना जी नायडू को फोन करते हैं और चेतावनी देते हैं कि वह वैष्णवी और उसके परिवार से दूर रहे, नहीं तो वह उसे भी वैसा ही सबक सिखाएंगे जैसा उसने अपने लोगों के साथ किया। यह सुनकर नायडू और भी गुस्सा हो जाता है। हमें पता चलता है कि नाना जी कोकेन के बारे में जान गए थे और उन्हें यह भी पता था कि नायडू सिर्फ एक मोहरा है, असली राजा कोई और है। इसलिए नाना जी उस असली राजा के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद हम स्टीफन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। उसे आदेश मिलता है कि उसे महाराज को जिंदा पकड़ना है क्योंकि पुलिस वाले उसे डाकू महाराज कहते हैं। स्टीफन महाराज के बारे में सब कुछ जान लेता है और उसे पता चलता है कि महाराज कृष्णमूर्ति की फैमिली के पास है, इसलिए वह वहां जाता है और ऐसा दिखाता है कि वह नाना जी का साला है। नाना जी कुछ नहीं कह पाते,
क्योंकि अगर वे बोले तो सबको उनकी सच्चाई का पता चल जाएगा। जब नाना जी को स्टीफन अपने साथ ले जा रहा होता है, तब छोटे ठाकुर कृष्णमूर्ति से मिलने आते हैं। छोटे ठाकुर बताते हैं कि वे उनके बगीचे में कोकेन उगा रहे हैं और चाहते हैं कि नायडू को बीच में लाकर वे सीधे बिजनेस करें। यह सुनकर कृष्णमूर्ति चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके बगीचे में कोकेन है। वह छोटे ठाकुर से मना कर देते, जिससे छोटे ठाकुर से मना करते और कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में बिजनेस करना होगा। जब नायडू को यह बात पता चलती है तो वह छोटे ठाकुर पर गुस्सा होता है और उसे भला बुरा कहता है। इससे छोटे ठाकुर और भी गुस्सा हो जाते हैं और नायडू को खत्म करने का फैसला करते हैं। फिर छोटे ठाकुर अपने लोगों को कृष्णमूर्ति के घर भेजते हैं ताकि वे उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सके। कृष्णमूर्ति की फैमिली जब इन लोगों को देखती है तो डर जाती है, लेकिन तभी महाराज के लोग आते हैं और सबको बचा लेते हैं। जैसे ही एक आदमी वैष्णवी को मारने वाला होता है, नाना जी वहां पहुंचते हैं और उसे बचा लेते हैं। नाना जी समझ जाते हैं कि यह सब छोटे ठाकुर ने किया है, इसलिए वो उस बागान में जाते हैं जहां छोटे ठाकुर अपने लोगों के साथ कोकेन चुरा रहे होते हैं। वहां जाकर नाना जी सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। जब छोटे ठाकुर नाना जी का चेहरा देखता है तो वह अपने भाई ठाकुर को फोन करके बताता है कि महाराज वापस आ गया है। सुनकर उसका भाई कहता है कि वह खुद महाराज को मारेगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, महाराज उसे मार देता है। हालांकि महाराज को भी चोट लग जाती है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल में स्टीफन भी होता है। वह डॉक्टर से कहता है कि महाराज को बेहोश रखे, क्योंकि उसे जेल में ले जाना है और वह नहीं चाहता कि महाराज होश में आए। हमें पता चलता है कि स्टीफन ने महाराज को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके सीनियर को महाराज के लोगों ने पकड़ लिया था। इस बीच कृष्णमूर्ति समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग कौन हैं और उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। तब उनका दोस्त श्रवण उन्हें बताता है कि ये लोग एक ऐसे गांव से हैं जहां पानी की बहुत कमी थी। गांव वालों को मुश्किल से कभी कभार पानी मिलता था। वहां ठाकुरों का राज था और तीनों ठाकुर बहुत क्रूर थे। वे गांव वालों को परेशान करते थे और अवैध माइनिंग करते थे, जिससे गांव वाले बहुत दुखी थे। एक दिन गांव वालों ने अखबार में देखा कि उनके इलाके में नया सिविल इंजीनियर आया है, जो कोई और नहीं बल्कि महाराज थे। इसलिए गांव वाले उनसे मिलने गए और उनसे अनुरोध की कि वे उनकी पानी की समस्या का हल करें। महाराज और उनकी पत्नी दोनों सरकारी अधिकारी थे। महाराज उस गांव में पहुंचते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि चंबल नदी से गांव को पानी दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वहां डैम बनाना होगा। ये डैम उस जगह बनाना होगा जहां ठाकुर अवैध माइनिंग करते थे। महाराज और उनकी पत्नी कलेक्टर के पास जाते हैं और उनसे डैम बनाने की अनुमति मांगते हैं और कलेक्टर मान जाती है। इसके बाद ठाकुर महाराज को अपने घर बुलाता है और उसे पैसे की लालच देता है। वह कहता है कि वह उसे करोड़ों रुपए देगा अगर वह गांव से चला जाए। ये सुनकर महाराज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता है। अगर उसे पैसे कमाने होते तो वह पहले ही बहुत पैसे कमा चुका होता। महाराज ठाकुर को बताता है कि अब उसकी बात नहीं चलेगी क्योंकि कलेक्टर भी उसके साथ है। फिर महाराज को पता चलता है कि असल में कलेक्टर ठाकुर की पत्नी है, इसलिए ठाकुर जो भी कहता है कलेक्टर उसे मानती है। ये देखकर महाराज समझ जाता है कि कलेक्टर कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वह इरिगेशन मिनिस्टर के पास जाता है, लेकिन वह भी उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वह भी ठाकुर के साथ मिला हुआ। जब महाराज गांव के डैम के लिए लड़ाई कर रहा होता है, तब ठाकुर उनके गांव को जला देता है और कई लोगों को मार देता है। जब ये बात महाराज को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और ठाकुर के दोनों भाइयों को मार देता है, लेकिन ठाकुर उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वो बच जाता है। ठाकुर की पत्नी महाराज को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि ठाकुर बहुत खतरनाक है, इसलिए महाराज को अपना ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद महाराज अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपनी पहचान बदलकर कई हथियार खरीदता है। फिर वह लोगों को ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वे ठाकुर के खिलाफ लड़ सकें। असल में महाराज का नाम सीताराम था। गांव वालों ने जब महाराज को देखा तो उन्होंने उसे महाराज कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद महाराज ने गांव वालों को ट्रेनिंग दी और सब लोग उसे राखू महाराज के नाम से जानने लगे। महाराज ने ठाकुर के दो बड़े भाइयों को तो मार दिया था, लेकिन ठाकुर अभी भी जिंदा था और महाराज को मारने की योजना बना रहा था। फिर कलेक्टर, जो महाराज की पत्नी से मिलने आई थी, उन्हें बताती है कि वह भी इसी वजह से यहां आई है। कलेक्टर जानती थी कि उसका पति गांव वालों के साथ गलत कर रहा है। उसने पहले भी सिविल इंजीनियर्स को बुलाया था ताकि गांव में डैम बन सके, लेकिन वे दोनों लालची निकले और ठाकुर से पैसे लेकर भाग गए। जब कलेक्टर को सीतारामन के बारे में पता चला तो उसने उसे यहां बुलाया और गांव वालों को यकीन दिलाया कि यही व्यक्ति उनके लिए डैम बना सकता है। कलेक्टर ने सोचा था कि महाराज काम पर लग जाएगा। वो न तो ठाकुर से डरा और न ही लालच में आया।
फिर कलेक्टर बताती है कि ठाकुर और इरिगेशन मिनिस्टर मिलकर महाराज को मारने की योजना बना रहे हैं, इसलिए महाराज को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। ये सब सुनकर महाराज की पत्नी कलेक्टर से पूछती है कि अगर कलेक्टर उनका साथ देगी तो क्या उसका पति उसे मार देगा। कलेक्टर जवाब देती है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। वह कहती है कि उसके लिए महाराज उसके भाई जैसा है, इसलिए वह जानती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनका भाई उसे कुछ नहीं होने देगा। जब महाराज को पता चलता है कि इरिगेशन मिनिस्टर उसे मारना चाहता है तो वह इरिगेशन मिनिस्टर को पकड़ता है और उसे बहुत पीटता है। महाराज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें इरिगेशन मिनिस्टर यह कह रहा है कि उसने बहुत बड़े स्कैम किए हैं और ठाकुर भी उसके साथ है। अब महाराज के पास एक सबूत आ गया था। वो कलेक्टर को फोन करता है और बताता है कि वह ये सबूत लेकर दिल्ली जा रहा है। इस बीच ठाकुर को पता चलता है कि उसकी पत्नी भी महाराज के साथ मिली हुई है और अब वह उसे मारना चाहता है। जब ये बात महाराज को पता चलती है तो वह ठाकुर से कहता है कि वह उसकी पत्नी को कुछ न करे, लेकिन ठाकुर कहता है कि या तो महाराज आकर उसकी पत्नी को बचाए या वह उसे मार देगा। यह सुनकर महाराज अपना सबूत छोड़ देता है और ठाकुर की पत्नी को बचाने के लिए वहां आने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि ठाकुर की पत्नी अपनी बेटी के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन ठाकुर उसे धक्का दे देता है जिससे उसकी बेटी को चोट लगती है। वह बेटी कोई और नहीं बल्कि वैष्णवी होती है। ठाकुर की पत्नी वैष्णवी की चोट देखकर उसे कहती है कि उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन ठाकुर को सिर्फ महाराज को मारना था, इसलिए वह अपनी पत्नी से कहता है कि जब तक वह महाराज को नहीं मारता कोई भी वहां से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर ठाकुर की पत्नी गुस्सा हो जाती है और ठाकुर पर हमला करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती ठाकुर उसे मार देता है। तभी महाराज वहां पहुंचता है और कलेक्टर की हालत देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह ठाकुर को पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार सके ठाकुर का भाई उसे लेकर भाग जाता है। इसके बाद कलेक्टर को अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले कलेक्टर ने महाराज से वादा लिया कि वह उसकी बेटी वैष्णवी की हर हाल में रक्षा करेगा। महाराज ने अपनी बहन से भी वादा किया कि चाहे जो हो वह वैष्णवी की सुरक्षा करेगा। कलेक्टर की बात मानते हुए महाराज वैष्णवी को उसके नाना जी के घर छोड़ देता है और वहां कुछ लोगों को भी रखता है ताकि वे वैष्णवी का ध्यान रख सकें। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है। कृष्णमूर्ति को पता चल जाता है कि महाराज उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी ठाकुर आता है और कृष्णमूर्ति के परिवार पर हमला कर देता है। महाराज के लोग ठाकुर के लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन महाराज अभी तक बेहोश था। कृष्णमूर्ति डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वह महाराज को होश में लाए। डॉक्टर कोशिश करता है और अंततः महाराज होश में आ जाता है। जब ठाकुर उसके सामने आता है तो महाराज को सब कुछ याद आता है कि कैसे ठाकुर ने कलेक्टर और गांव वालों को मारा था। इसके बाद महाराज और ठाकुर के बीच बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार महाराज ठाकुर को मार देता है। इस तरह उसने वैष्णवी के सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया, जिससे वैष्णवी सुरक्षित हो गई। जब स्टीफन को महाराज की कहानी पता चलती है तो वह उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद महाराज अपनी खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ रहने लगता है। इसी तरह यह फिल्म खत्म होती है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।